वेलकम स्टूडेंट। कृषि विज्ञान में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, पहले पाठ में पढ़ रहे थे। आज हम जो पीछे पढ़ के रखा है उसके आगे से अध्ययन करेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि मृदा उर्वरता जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक हम लोग पढ़ रहे थे। दो प्रकार कारक होता है, एक प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारकों का हमने अध्ययन कर लिया। आज है मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक। तो आप लोग अपनी बुक्स नोटबुक में हेडिंग्स लगाएं। मृदा को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक। तो पहला जो कारक है मृदा को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारकों में वो है जलाक्रांति। जलाक्रांति का मतलब है जल का आवश्यकता से ज्यादा पाया जाना, जल की बढ़ोतरी। तो जलाक्रांति कृत्रिम कारक कैसे हुआ कि इसमें क्या कहा गया है कि यदि मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक जल हो तथा उसके निकास की उचित व्यवस्था नहीं होने पर मृदा में वायु का संचार कम हो जाता है। वायु की संचार, वायु का मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक मृदा है, मृदा पर मान लो अधिक पानी का बहाव हो जाता है, फसल को उतने पानी की आवश्यकता ही नहीं है और वो पानी लंबे समय तक वहां पर ठहरा रहे, उसके निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर जो स्थिति होगी वो कैसी स्थिति होगी, जलाक्रांति। और इस वजह से मृदा में वायु का संचार कम हो जाता है, वायु की मात्रा कम हो जाती है। जब मृदा में वायु का संचार कम हो जाएगा तो उसे एक समस्या उत्पन्न होगी, और वो समस्या क्या होगी कि परिणाम स्वरूप मृदा में विनाइट्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। मृदा में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो विनाइट्रीकरण से क्या होगा, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है, विनाइट्रिक क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का बाहर निकलना। तो इस वजह से विनाइट्रिक की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी और पौधा जो है वो अपनी उचित वृद्धि नहीं कर पाएगा। ये जलाक्रांति जो है उसका एक कृत्रिम कारक है जो मृदा की जो उर्वरता है उसे क्या करता है, प्रभावित करता है। तो मृदा को प्रभावित करने वाला जो पहला जो कृत्रिम कारक वो क्या है, जलाक्रांति। कि अब जब मृदा में अधिक समय तक पानी ठहरा हुआ रहेगा तो पानी जो है अपसालन की क्रिया से, हम पीछे पढ़ चुके हैं, अपसालन पोषक तत्वों का पानी में घुलकर नीचे चले जाना जमीन में। तो अपसालन की वजह से जो मृदा में पाए गए जो पोषक तत्व हैं वो पानी में घुलकर जो पौधे का, फसल का जो जड़ क्षेत्र है उससे नीचा चला जाएगा। जब नीचा चला जाएगा, जड़ की पहुंच से दूर चले जाएंगे तो जड़ उन पोषक तत्वों को प्राप्त नहीं कर पाएगी, वो फसल या जो पौधा है उसका उत्पादन कम होगा। इस वजह से हम उस मृदा को क्या कहेंगे कि उस मृदा की उर्वरता क्या हो गई है, कम हो गई है। तो मृदा को प्रभावित करने वाला पहला कृत्रिम कारक कौन सा है, जलाक्रांति। अगर हम आगे दूसरा कृत्रिम कारक देखें मृदा को प्रभावित करने में, तो दूसरा कृत्रिम कारक है अपने फसल प्रणाली। कौन सा कारक है, फसल प्रणाली। हमें फसलों को बोने की किस प्रणाली को काम में लेते हैं वो भी तय करता है मृदा की उर्वरता को। अगर
एक निश्चित भूभाग पर लगातार एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है तो वह फसल एक ही प्रकार के पोषक तत्व मृदा से प्राप्त करेगी। मृदा से प्राप्त करेगी। अगर एक जमीन का टुकड़ा है, खेत है, वहां पर मान लो हम एक ही फसल हर साल बोते जा रहे हैं, तो उससे क्या हानि होगी कि उस फसल को बोने से वह फसल उसके लिए जो आवश्यक तत्व है वो उस मृदा से केवल उन्हीं आवश्यक तत्वों को क्या करेगी, अवशोषित करेगी, जिस वजह से मृदा में उस पोषक तत्व की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी, जिस वजह से मृदा की उर्वरता क्षमता में क्या आएगी, कमी आ जाएगी, कमजोर हो जाएगी। हम अगर जैसे आजकल जो है वो सघन खेती ज्यादा होती है। कौन सी खेती ज्यादा होती है, सघन खेती। सघन खेती का मतलब क्या हुआ कि एक कोई निश्चित भूभाग है उस पर हर साल खेती की जाती है, बार बार एक ही वर्ष के अंदर 3 या 4 प्रकार की फसलें वहां पर पैदा की जाती है। ये सघन खेती भी मृदा की उर्वरता क्षमता को कम करने का एक प्रमुख प्रभावशाली कारक है। अगर हम वैज्ञानिक ढंग से फसल चक्र का पालन करें, वैज्ञानिक ढंग से किसका पालन करें, फसल चक्र का, तो फसल चक्र क्या है, फसल चक्र में हम बदल बदल कर फसल बोते हैं। हम सभी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हम लोग खेतों में देखते हैं। जैसे हम बात करें तो अभी जिस खेत के जिस भाग पर अगर हमने इस साल बाजरा बोया तो अगले साल हम उस जमीन पर बाजरा नहीं बोएंगे, हम कोई दूसरी फसल की पैदावार वहां पर करेंगे, फसल को बोएंगे। इससे क्या होता है कि जब फसलों को बदल बदल कर बोएंगे तो पोषक तत्व जो मृदा में पाए गए हैं उनकी मात्रा बनी रहेगी, उनमें संतुलन बना रहेगा, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता में कोई कमी नहीं आएगी। और फसल चक्र के तहत यह कहा गया है कि अगर मृदा की उर्वरक क्षमता को बनाए रखना है तो किस प्रकार की फसलों को बोया जाएगा, दालों को। दालें जो है ये मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहयोगी है। इसीलिए आज जमीन के जिस भाग पर बाजरा बोया गया है अगले साल उस भाग पर या तो मूंग बोया जाएगा या मोट बोए जाएंगे। ये हमारी यहाँ पर प्रचलित दालें हैं जिनको हम यहाँ पर बुआई करते हैं। तो ये एक मृदा को प्रभावित करने वाला दूसरा कृत्रिम कारक है कि अगर ये निश्चित भूभाग पर लगातार एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है तो वो फसल एक ही प्रकार के पोषक तत्व मृदा से प्राप्त करेगी, जिस वजह से मृदा में उस पोषक तत्व की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर हम अगले कारक की बात करें, मृदा को प्रभावित करने वाले अगर हम अगले कारकों की बात करें तो अगले कारक में हमारे पास है मृदा सूक्ष्म जीव। मृदा में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे मृदा में सूक्ष्म जीव है, जैसे कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे शैवाल है, आपके कवक, जीवाणु व एक्टिनोमाइसीटीज ये प्रमुख जीव हैं, मृदा में पाए गए सूक्ष्म जीव हैं। शैवाल, कवक, जीवाणु व एक्टिनो। अब इन ये जीव जो है मृदा में अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। शैवाल क्या कार्य करता है, शैवाल मृदा में वायु संचार को बढ़ाता है।
शैवाल मृदा में किसको बढ़ाता है? वायु संचार को बढ़ाता है। अगर मृदा में शैवाल की कमी हो गई तो मृदा में वायु का संचार नहीं हो पाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हो पाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा? विन नाइट्रीकरण हो जाएगा और मृदा की उर्वरा क्षमता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यह आपके जो कवक है वह एक्टिनोमाइसीटीज, कवक व एक्टिनोमाइसीटीज जो मृदा में पाए गए जो कार्बनिक पदार्थ हैं, मृदा में पाए जाने जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका विच्छेदन कर देते हैं, विच्छेदन कर देते हैं तथा ह्यूमस बनाने में सहायक है। ह्यूमस बनाने में सहायक है। ये ह्यूमस क्या करता है? मृदा में कार्बनिक पदार्थों का संचय करता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों का क्या करता है? संचय करता है, जिससे पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। एक जीवाणु है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मृदा में ये सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता होती रहनी चाहिए। अगर इनकी क्रियाशीलता में कमी आ गई तो मृदा की उर्वरा क्षमता में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगर हम मृदा को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है उसकी बात करें तो अगला कारक है मृदा पीएच। मृदा पीएच जो है ये भी मृदा में पाए गए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा, उनके संतुलन व प्राप्य अवस्था को क्या करती है? प्रभावित करती है। कैसे? जैसे हम पढ़ते हैं जो अम्लीय मृदा होगी, कैसी मृदा? अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा में कैल्शियम व मैग्नीशियम की कम मात्रा पाई जाती है, जबकि लोहा, मैग्नीज व तांबा इनकी अधिकता पाई जाती है। इनकी अधिकता जो है लोहा, मैग्नीज और तांबा इनकी तो अधिकता पाई जाती है अम्लीय मृदा में, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। तो इनकी अधिकता जो है आवश्यक से ज्यादा अधिक है। जितनी उचित मात्रा मिलनी चाहिए उससे अधिक मात्रा में पौधों को प्राप्त हो रहे हैं, तो इनकी अधिकता पौधों के लिए क्या है? हानिकारक है। इनकी अधिकता पौधों के लिए क्या है? हानिकारक है। अगर क्षारीय मृदा होगी, क्षारीय मृदा में इसका उल्टा हो जाएगा। क्षारीय मृदा में कैल्शियम और मैग्नीशियम इनकी अधिक मात्रा पाई जाती है, जबकि लोहा, मैग्नीज, तांबा जो है इनकी कम मात्रा पाई जाती है। यह स्थिति भी पौधे की आवश्यक वृद्धि के लिए क्या है? अनुपयुक्त है। तो ऐसी जो मृदाएं हैं ये मृदाएं भी मृदा की उर्वरता जो क्षमता उसे क्या करती है? प्रभावित करती है। अगर हम मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले अगले कारकों का हम अगर अध्ययन करें तो हमारे पास अगला कारक है मृदा में कार्बनिक पदार्थ। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ये सीधा सीधा आप लोग समझ भी सकते हैं। मृदा में जितनी अधिक मात्रा में मृदा में जितनी अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होंगे वह उतनी ही उर्वरक होगी।
कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जितनी की अधिकता होगी उतनी मृदा की उर्वरक क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये मृदा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कृत्रिम कारक थे। कौन कौन से? जलाक्रांति, मृदा में सूक्ष्म जीव, मृदा पीएच, आपके मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और अन्य जो प्रमुख जो कारक हैं आपके फसल प्रणाली जो है उससे भी संबंधित है। जैसे जो ढालू वाले जो खेत हैं उनमें भी बुआई का तरीका अलग होना चाहिए। कैसे? ढाल वाले खेतों में ढाल के अनुरूप लंबवत खेती की जानी चाहिए, जुताई की जानी चाहिए, ताकि वर्षा के समय जो मृदा में पाए जो पोषक तत्व पानी के साथ बहकर खेत से बाहर न निकल जाए। ये भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये मृदा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक थे। अगर हम आगे की बात करें, ये आपने मृदा उर्वरता जो है उससे संबंधित ये टॉपिक था, ये समाप्त हो गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मृदा उत्पादकता। इससे पहले हम क्या पढ़े थे? मृदा उर्वरता, अब मृदा उत्पादकता। तो मृदा उर्वरता का अर्थ क्या हुआ? मृदा उत्पादकता का अभिप्राय है उत्पादकता का अभिप्राय प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन से है। प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन वो क्या कहलाती है? मृदा उत्पादकता कहलाती है। कोई भूमि जो है किसी उर्वरक भूमि के लिए या किसी उपजाऊ मृदा के लिए उत्पादकता होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उत्पादक भूमि के लिए उस मृदा का उपजाऊ होना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उर्वरक भूमि के लिए फसल का उत्पादन जो है वो ज्यादा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन मृदा उत्पादकता के लिए मृदा का उर्वरक जो क्षमता है उसका होना क्या है, जरूरी है, प्रभावित हो सकती है। जैसे कभी कभार हम देखते हैं एक फसल जो है वहां की जो मृदा तो उपजाऊ है, लेकिन उत्पादन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उत्पादन क्या हो रहा है? कम। कारण क्या है? मान लो वहां पर समय पर बारिश नहीं हुई हो, मृदा तो उपजाऊ है लेकिन उत्पादन कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? मान लो समय पर बारिश नहीं हुई हो, आवश्यक पोषक तत्व उन्हें समय पर प्राप्त नहीं हुआ है, या समय पर जो कृषि संबंधी क्रियाएं की जानी है वो वहां पर नहीं की गई हो, पाला पड़ गया हो, अकाल पड़ गया हो, किसी न किसी कारण से उत्पादन क्या हो गया? कम हो गया। तो ये जो मृदा जो उत्पादकता है इसका अभिप्राय क्या है? प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन से है। अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे लिए मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक इसका अध्ययन करेंगे। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक 4-5 कारक हैं। पहला, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने पहला कारक क्या है? मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता, हम पिछले टॉपिक में मृदा उर्वरता के बारे में पढ़ा है कि मृदा उर्वरता किसे कहते हैं? यदि मृदा में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, उचित मात्रा, सही संतुलन, पोषक तत्व उचित मात्रा, सही संतुलन व प्राप्य अवस्था में है तो मृदा उत्पादकता में वृद्धि होती है। यदि मृदा में पौधों में जो आवश्यक तत्व है उचित मात्रा, सही संतुलन, प्राप्य अवस्था में है तो उस मृदा की उत्पादकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर
मृदा की उर्वरता क्षमता कम है, मान लो उसमें मौजूद पोषक तत्व उनकी सही मात्रा नहीं है, वो सही संतुलन में, सही संतुलन मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमें पीछे पढ़ा अम्लीय मृदा में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा तो कम है लेकिन अन्य तत्वों की मात्रा ज्यादा है, वो सही संतुलन में नहीं है। बराबर संतुलन में हो, अनुपात उनका सही है, तो उस स्थिति में उस मृदा की उर्वरता ज्यादा होगी और ऐसी मृदा जो है उसकी उत्पादकता क्या होगी, अधिक होगी। दूसरा अगर हम कारक देखें, मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा में क्या क्या शामिल होते हैं, देखो एक मिनट, मृदा की भौतिक दशा मृदा की भौतिक दशा में हम क्या देखेंगे, मृदा की उपयुक्त भौतिक दशा पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। उपयुक्त मतलब पौधे के अनुरूप अगर उसकी मृदा की भौतिक दशा है तो उस स्थिति में पौधे की वृद्धि क्या होगी, सही तरीके से होगी। भौतिक दशा की बात करें तो मृदा के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, मृदा की जल धारण क्षमता, है आपके कणाकार, मृदा पागे जो कण उनके आकार कैसे, महीन है क्या मोटे, मोटे होंगे तो पानी जो है वो कम समय तक टिका रहेगा, सारा अपक्षारण क्रिया द्वारा नीचे चला जाएगा, और जो पोषक तत्व है वो भी पानी में घुलकर क्या हो जाएंगे, जो घुलनशील पोषक तत्व है वो पानी में घुलकर क्या हो जाएंगे, जल क्षेत्र से नीचे चले जाएंगे, हैं। तो कणाकार आपके मृदा की संरचना, आदि मृदा के भौतिक गुण हैं। ये भौतिक गुण भी मृदा उत्पादन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मान लो आपके ये महीन कणों वाली बलुई मिट्टी है, ये आपके जिन मृदा के कणाकार कणों का आकार क्या ज्यादा है वो मिट्टी, वहां पर हम फसल का उत्पादन कर रहे हैं, बारिश होगी ऐसी मिट्टी की जलधारण क्षमता कम होगी, पानी जो नीचे रिस जाएगा और आवश्यक घुलनशील जो पोषक तत्व वो भी घुल के नीचे चले जाएंगे। उस स्थिति में फसल को की जो जड़ें वो आवश्यक पोषक तत्वों को पूरी मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाते हैं और पौधे की वृद्धि क्या जाती है, रुक जाती है। पौधे की वृद्धि रुक जाएगी तो फसल उत्पादन भी क्या होगा, प्रभावित होगा। अगर महीन कणों वाली मृदा वहां पर पानी जो है वो अपक्षालन की तरह ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, फसल या पौधे जड़ें जो है वो उचित मात्रा में और सही संतुलन अनुपात में आवश्यक पोषक को ग्रहण करेंगे, फसल की वृद्धि पर्याप्त रूप से होगी और फसल का उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, बढ़ेगा। तो ये मृदा की भौतिक दशा या मृदा के भौतिक गुण मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। अगर हम अगले कारक की बात करें तो अगला कारक है यातायात के साधन। यातायात के साधन अगर सही व विकसित पर्याप्त यातायात के साधन मृदा उत्पादकता को बढ़ाते हैं। यातायात के साधनों से उत्पादन व्यय में कमी आएगी। मान लो हमने खेत में फसल का उत्पादन किया, उत्पादन का चारा अलग कर दिया, अनाज अलग कर दिया और हमने भंडारित कर दिया। अब हमें इसे बाजार ले जाना, बेचना है, यातायात के साधन नहीं है। यातायात के हमारे पास साधन नहीं है, साधन है तो वो अधिक खर्चीले हैं।
सड़क मार्ग दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, उबड़ खाबड़ है, ले जाने में समस्याएं आएगी, कई प्रकार की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा, है, खर्चा ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा, फिर हम उसे बाजार में बेचेंगे, मान लो जितना खर्चा हुआ है उसकी तुलना में हमें कम आय प्राप्त हुई है, तो क्या वो उत्पादकता हमारे लिए वरदान साबित होगी? नहीं होगी। हम ऐसी मृदा उत्पादकता को अपने लिए लाभदायक नहीं मानेंगे। हमारे पास सही को अगर विकसित व पर्याप्त यातायात के साधन है तो उससे हमारे उत्पादन व्यय में क्या होगी? कमी होगी और हम अधिक आय क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। अगर हम अगले कारक की बात करें, मृदा की उत्पादों को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है उसमें मृदा की स्थिति। अगर शहर के पास उत्पादन किया जा रहा है तथा मृदा में सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो तो अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक मृदा जो है उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए गए हैं, उस मृदा की मृदा क्षमता अच्छी है, और यह जमीन या यह मृदा जो शहर के पास में इस लाइन को समझने की जरूरत है। शहर के पास में जब होगी इससे क्या होगा? हमें सही समय पर यातायात के साधन प्राप्त हो जाएंगे, हमें फसल में लगने वाली जो कीट जो बीमारियों को मारने वाली दवा हमें प्राप्त हो जाएगी, रासायनिक खाद या जैविक खाद हमें प्राप्त हो जाएगी, कई उर्वरक हम बाजार से सही समय पर और कम समय में हम उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। उससे क्या होगा? मृदा की उत्पादकता में क्या होगी? वृद्धि होगी, और एक किसान को या हमें क्या प्राप्त होगी? अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। अन्य कारक कौन कौन से मृदा के उत्पादों को प्रभावित करने वाले? अगर हम मृदा की तो अन्य कारकों की चर्चा करें तो अन्य कारक जैसे मौसम की प्रतिकूल दशा है, कीटों व बीमारियों का प्रकोप है। आपके अगर मौसम की दशा, मौसम की स्थितियां जो है ये आपके फसल के अनुरूप ना हो, फसल को पानी की आवश्यकता है, बारिश नहीं हुई समय पर, तेज धूप पड़ रही है, फसल पकने पर बारिश हो गई, फसल खराब हो जाएगी, है, कीटों का प्रकोप, बीमारियों का प्रकोप हो गया, या फिर आवारा जानवरों द्वारा फसल को नष्ट कर देना, आदि। ये वो अन्य कारक हैं जो मृदा उत्पादकता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये था आज हमारा मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं, उसका अभिप्राय क्या है, वो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी परीक्षा चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे ईयरली एग्जाम हो, उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अपने नोटबुक पे हेडिंग लगाएं, मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता में अंतर। इसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे, एक तरफ तो हम लिखेंगे मृदा उर्वरता और एक तरफ हम लिखेंगे मृदा उत्पादकता। इस प्रकार से एक टेबल बनाए आप लोग, हेडिंग लगाएं मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता, इसमें अंतर देखते हैं।
पहला अंतर मृदा उर्वरता के संबंध में अगर हम देखें तो हम इसमें क्या लिखेंगे, मृदा उर्वरता का संबंध पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा, सही अनुपात व उपलब्ध कराने की क्षमता से है। कहने का मतलब मृदा उर्वरता का संबंध किससे होगा, पौधों के जो आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा, सही अनुपात और उपलब्ध कराने की क्षमता से। पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी उचित मात्रा उन्हें प्राप्त हो, सही अनुपात में प्राप्त हो और उन्हें उपलब्ध कराने की क्षमता को क्या कहा गया है, मृदा उर्वरता से जोड़ा गया है। अगर मृदा उत्पादन की बात करें तो मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन की क्षमता से है। मृदा उर्वरता का संबंध प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन की क्षमता से, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में। अगर अगले अंतर की बात करें तो अगले अंतर में हम देखेंगे कि एक उर्वर मृदा, उर्वरक जो मृदा है, एक उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। हम इस अंतर के साथ पीछे पड़ चुके हैं कि उर्वरक मृदा जो है वो फसल का उत्पादन बढ़ा भी सकती है और उसमें उत्पादन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कारण क्या, मौसम प्रभावित कर देता है। मृदा उपजाऊ है, मृदा की उर्वरता क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन बीमारियों के प्रकोप के कारण, अनुकूल दशा, मौसम के अनुकूल दशाओं के कारण, भौतिक दशाओं में परिवर्तन होने के कारण उसमें उत्पादन कम भी हो सकता है। तो उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन इसमें क्या है कि उत्पादक जो मृदा होगी, उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी। इसमें अंतर क्या है कि जो मृदा उत्पादक है वो हमेशा एक ऐसी मृदा होगी, उर्वर मृदा होगी। जहां पर उत्पादन हमेशा बढ़ रहा है ऐसी मृदा हमेशा ही क्या होगी, उर्वर होगी, उस मृदा की उपजाऊ क्षमता ज्यादा होगी। अगला अंतर अगर हम देखें मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में कि मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है। हम जो है प्रयोगशाला में जांच कर सकते हैं कि यह मृदा उर्वरक है या नहीं है, लेकिन उत्पादकता में क्या है, मृदा उत्पादकता की जांच खेतों में फसल उत्पादन से की जाती है, प्रयोगशाला में नहीं। मृदा की उत्पादकता कितनी है ये इसकी जांच हम कैसे करेंगे, खेतों में होने वाले फसल के उत्पादन से इसकी जांच की जाएगी। प्रयोगशाला में मृदा उत्पादकता की जांच नहीं की जा सकती। इसे आप नोट करें। एक लास्ट अंतर और है वो मैं ऊपर लिख रहा हूं, जो चौथा इनमें अंतर है मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा, पौधों के
पोषक तत्व की मात्रा क्या है? मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा व उनका संतुलन मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। जबकि उत्पादकता में क्या होगा, ये आप इतना देखें, उत्पादकता में क्या होगा, उत्पाद की मांग है, उत्पाद की मांग, उत्पादन व्यय, उत्पाद की मांग, उत्पादन व्यय, ये जो है ये वो कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं। किसको? मृदा की उर्वरता आदि मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। आज की चर्चा में इतनी करेंगे। आगे क्लासों के लिए आप BRM स्कूल के चैनल से बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।